हेलो बच्चों, आज हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहले प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। वाकई मतलब सचमुच, कौम मतलब जाति या वर्ग, मरियल मतलब अत्यधिक दुबला पतला, द्रवित मतलब पिघला हुआ, आहत मतलब घायल, दरकार मतलब ज़रूरत, प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता, होम कर देना, सब कुछ निछावर कर देना, ख़त्म कर देना, ये एक मुहावरा है। आंखें भर आई मुहावरा है, आंखों में आंसू आ जाना। निष्कर्ष निर्णय, गिराक ग्राहक, ये एक अपभ्रंश है। शुद्ध शब्द ग्राहक है, गिराक उसका अपभ्रंश है। दुर्दमनी है, दुर्दमनी जिसे दबाना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो। भूतपूर्व बीते समय का, कमसिन मतलब सुंदर, वगैरह मतलब आदि, ऊहापोह का अर्थ जिसमें कि हम निर्णय ना कर पाने की स्थिति। सिलसिला क्रम, प्रतिमा मतलब मूर्ति, तोंद मतलब पेट जो मोटा निकला हुआ, थिरकना मतलब हिलना। इसका पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अभी जो चश्मे वाला था उसमें वो सेना में नहीं था, फौजी नहीं था, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर पूछा गया है, आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव और श्रद्धा भाव था। अभी वो नेताजी के लिए उसके मन में बहुत लगाव और बहुत श्रद्धा थी, इसीलिए लोग उसको कैप्टन कहा करते थे। वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश के उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। जिस प्रकार से एक फौजी को अपने देश से लगाव होता है, प्यार होता है, उसी तरह से कैप्टन को भी अपने देश के लिए लगाव था। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि उसमें देश प्रेम और देशभक्ति का भाव कूट कूट के भरा था। अभी देश प्रेम उसका जो था वो बहुत अधिक था, इसीलिए शायद उसको कैप्टन कहते होंगे। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख करके दुखी होता था। अभी किसी को फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, उस चश्मे वाले को फर्क पड़ता था कि नेताजी के चेहरे पर, उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं है, इसलिए वो चश्मा लगा देता था और शायद इन्हीं गुणों के कारण उसको लोग कैप्टन कहा करते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्यों? आगे प्रश्न है इस दो लाइनों पर कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? पहले उन्होंने क्यों मना किया? क्यों मायूस हो गए? मायूस मतलब बहुत दुखी हो गए थे। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा ना होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं, तो मूर्ति पर चश्मा लगाएगा कौन? अब वो क्यों मायूस हो गए थे? क्योंकि उनको लगा कि मूर्ति तो हमें मिलेगी लेकिन उसके ऊपर चश्मा नहीं होगा, और अब चश्मा कौन लगाएगा क्योंकि कैप्टन तो मर गया। तो इस बात से वो बहुत दुखी थे। दूसरा प्रश्न था कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जब उन्होंने मूर्ति पर चश्मा देखा सरकंडे की लकड़ी का, तो उनके मन में क्या उम्मीद जगी कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम व देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। इसमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। उनको क्या लगा कि उम्मीद अभी बाकी है, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। एक सेनानी मरता है तो 10 पैदा होते हैं। एक कोई बड़े किसी फौजी की मृत्यु अगर हो जाती है तो जो हमारे बच्चे हैं उनके हर एक के हृदय में देश प्रेम आज भी भरा हुआ है। ये उम्मीद उनके मन में जागी। तीसरा प्रश्न था, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जब उन्होंने वो सरकंडे का चश्मा लगा देखा तो वो क्यों भावुक हो गए? भावुक मतलब भावों से भर गए, आंखों में आंसू आ गया उनके। हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन हो, परंतु जब ये देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना भरी हुई है। यह बात सोचकर वो भावुक हो गए। पहले उनको बहुत दुख हुआ कि अब कैप्टन मर गया तो अब कौन चश्मा लाए, किसको पड़ी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश के बच्चे बच्चे में वो देश प्रेम, वो भावना आज भी है। ये देख करके वो भावुक हो गए। एक ही बात है बच्चों, बातों को, शब्दों को घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको भी पूरी कहानी पता है, आपको सारे अर्थ पता है, उसका भाव पता है, आप बस अपने शब्दों में प्रयोग करके उनका उत्तर आप लिख सकते हैं किसी भी प्रश्न का, अगर आपको पाठ याद है और पाठ के चरित्र याद हैं। प्रश्न 3 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। जब भी कोई प्रश्न बच्चों इस तरह से आएगा, आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए, इससे क्या तात्पर्य है, इससे तुम क्या समझते हो, तो आपको उसका एक्सप्लेन करना है। और कभी भी आशय बताने वाले प्रश्नों में अगर आप पाठ का नाम और राइटर का नाम लिख देंगे तो आपको बच्चों नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे।
प्रश्न देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अभी ये जो वाक्य है बच्चों, मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे प्रश्न आता है। अब आपको इसका आशय अर्थ बताना है। उत्तर क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार हो जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि देश प्रेम खत्म हो चुका, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे देश प्रेम का मजाक उड़ाते हैं। जो देश प्रेमी है उनका मजाक उड़ाते हैं, देश प्रेम को मजाक बना के रख दिया है। ऐसे लोगों की ऐसी हरकत, ऐसी भावना निंदनीय है, निंदा के योग्य है। तो ये वाक्य सिद्ध करता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस देश का मजाक बनाते हैं। हमारे देश में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अपने ही देश का मजाक बनाते हैं। ऐसा हो गया, हमारे देश में तो गंदा रहता है, हमारे देश में जहाँ मर्जी, हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है, हम जहाँ चाहे वहाँ कचरा फेंक सकते हैं। तो ये हमारे देश का मजाक बनाना है, बजाय इसके कि अपने देश को साफ स्वच्छ रखें। आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और आप वहाँ अगर सफाई देखते हैं तो अपने देश में आकर ये आदत डालें, बजाय इसके हम मजाक बनाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है पूछा जाए। प्रश्न 4 देखिए, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। अभी रेखाचित्र किसे कहते हैं बच्चों? जब आप शब्दों से किसी मनुष्य का एक खाका खींच देते हैं, उसका एक चित्र बना देते हैं, उसको रेखाचित्र कहते हैं। तो जो वर्णन है पाठ में, उसमें भी पान वाले को इतने सुंदर ढंग से चित्रित किया गया कि हमारी आंखों के आगे उसका एक चित्र आ जाता है। तो यहाँ आपको भी उसी तरह एक वर्णन लिखना है। पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज था, काला मोटा व्यक्ति था, उसकी तोंद निकली हुई थी, पान खाता रहता था जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो जाती थी। जब वह हंसता तो उसकी तोंद थिरकने लग जाती थी। वाक्पटु था, वाक्पटु मतलब बातों में चतुर, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता, वो व्यंग भी करता था। कैप्टन का मजाक भी बनाया था, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अगर किसी के शरीर में कोई ऐसी अपंगता है, कोई कमी है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर ने ये शरीर, ये व्यक्तित्व जो हमें दिया है बच्चों, ये उसकी देन है, इसमें हमारी कोई कमी नहीं। हाँ, अगर कोई हम में कमी रह जाए तो हम उसका मजाक बना रहे हैं तो समझ में आता है, पर ईश्वर की दी हुई चीज़ पर मजाक बनाना बहुत निंदनीय कार्य है। प्रश्न 5 देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया लिखिए। अभी आपको कैसा लगा जब उसने ये टिप्पणी करी? वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है। हम और आप कैप्टन के बारे में पढ़ करके क्या समझा? क्या हमको लगा कि नहीं, कैप्टन जो है वो सम्मान का पात्र है। वो लंगड़ा था, वो गरीब था, उसकी कोई दुकान नहीं थी, एक छोटे से डंडे पर कुछ चश्मे के फ्रेम लिए थे, लेकिन उसकी भावना जो देश प्रेम की थी वो बहुत बड़ी थी। तो हमें उसका उपहास उड़ाने की जगह सम्मान करना चाहिए। इसलिए पान वाले की ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी यहाँ आपका जो रचना और अभिव्यक्ति है उसको देखिए। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? इन वाक्यों से आपको विशेषता बतानी। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। अभी इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है? हालदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग तथा पान खाने के शौकीन थे। क्या क्या पता चला? कि पान खाने के शौकीन थे और उनके दिमाग में एक जो उनका कर्म था, उनके दिमाग में जो बात आ गई उसके वो पक्के थे। और क्या था? उनके मन में शहीद और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना रही होगी, तभी तो वो उनकी प्रतिमा को देखना चाहते थे। और वो ये चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो। और उनके मन में ये भाव था कि जो आज के छोटे बच्चे हैं उनके मन में ये देशभक्ति की भावना उतनी ही प्रबल होनी चाहिए, उतनी ही अधिक होनी चाहिए। प्रश्न खा देखिए। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जब ये वाक्य आया तो आपको क्या लगा? उसकी कौन सी विशेषता पता चली? पान वाले की। पहली बात से हमें पता चली कि पान वाला गलत कर रहा है, उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर यहाँ क्या पता चला? पान वाला कैप्टन जिस जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना देता है, ऐसा करते भी उसकी आंखें भर जाती हैं। तो यानी हमें क्या पता चला कि वो जो पान वाला जो था वो हृदय में
अच्छे भाव रखता था कैप्टन के लिए। उस समय उसने उसका मजाक ज़रूर उड़ाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके मन में भी उसके लिए दर्द था। अभी प्रश्न गा देखिए। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन के हृदय में क्या चश्मा लगा देने से क्या समझ में आया कि उसके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर आहत होता था। वो नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के देख करके उसको आहत मतलब दर्द होता था, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मे लगा दिया करता था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास चश्मे भी नहीं थे, 2 4 6 चश्मे थे, उसमें से ही कोई एक निकाल करके वो उन पे लगा देता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा ना दिखे, जिससे कि उनकी पहचान जो थी वो अधूरी ना लगे। प्रश्न 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। जब आपको ये वाक्य पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया? लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जानें तथा उनसे प्रेरित हों। लोग ऐसे लोगों को न भूलें तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। ये जो मूर्तियां लगाने का प्रचलन है, ये क्यों है? जिससे लोग उनके बारे में जानकारी रखें, उनके कार्यों को याद कर सकें, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बातें पहुंच सकें। नहीं तो कोई था, किसी ने बड़ा काम किया, वो मर गया, बात ख़त्म, ना कहीं लिखा जाए, ना पढ़ा जाए, ना कोई प्रतिमा हो, तो आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? हमको और आपको पुराने सेनानियों के बारे में कैसे पता है? इसी तरह से पता है, कहीं से पढ़ के, कहीं से सुन के, किसी इतिहास से, किसी प्रतिमा से, किसी अवशेषों से। तो इसीलिए इसका मूर्ति लगाने का प्रचलन है। प्रश्न खा देखिए। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? अभी आप किसी एक का नाम लिखेंगे, किसकी करवाना चाहेंगे और क्यों करवाना चाहेंगे। यहाँ जो उत्तर में लिखा है, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा, ताकि लोगों में, विशेषकर युवा वर्ग में, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो युवा सेनानी थे, तो हम युवाओं को एक प्रेरणा देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। आप किसी की भी लगा सकते हैं, आप गांधी जी की भी लगवा सकते हैं। प्रश्न गा देखिए। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरों के लिए क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? अगर कोई मूर्ति लगा दी गई तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व है आपका? हम उसकी साफ सफाई करें, मूर्ति के प्रति सम्मान का भाव रखें, उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों को कहें। साल में एक बार उनके जीवन से संबंधित आयोजन किए जाएं, जिससे लोग उनके जीवन से सीख लेकर के प्रेरित हो सकें। अभी बच्चों, केवल मूर्ति लगा देने से हमारे कर्तव्य पूरे नहीं हो जाते। आपने देखा हो अगर, तो हमारे देश में बहुत जगह मूर्तियां लगी हैं, लेकिन ना तो उसको कोई सफाई करता है, ना कोई उसको धोता है। यहाँ तक कि उसके मूर्ति की प्रतिमा के सर पे कबूतरों को बैठते देखा होगा, और वो कबूतर और चिड़ियाँ जो है वो पॉटी करते हैं उसके ऊपर। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती कि हम केवल एक प्रतिमा लगा के और हम अपना नाम लिख दें कि ये इनके द्वारा ये संगमरमर की मूर्ति लगाई गई। ये नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रत्येक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम प्रतिमा लगाते हैं तो उसकी साफ सफाई रखें, उसके प्रति सम्मान का भाव रखें, और उनके जो कार्य हैं उनको लोगों को बताएं। कभी कभाई कुछ आयोजन करके लोगों को जानकारी दें कि ये हमने प्रतिमा क्यों लगाई, ये इतने महान इंसान क्यों हैं। प्रश्न 9 देखिए। बच्चों, ये वैल्यू एडेड क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं कोई भी भाव दे करके। प्रश्न 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अभी आप और हम देश के लिए अपना योगदान देते हैं। केवल सेना में जाना या फौज पर जाना या बॉर्डर पर जाना ही देश प्रेम नहीं है। तो आप इसके ऊपर आपको कुछ एक पैराग्राफ लिखना है। एक पैराग्राफ देखिए। आप अपने भावों को भी लिख सकते हैं। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और इन पर अमल भी कीजिए। अब कौन कौन से कार्य हैं जो हम और आप कर सकते हैं, जिसको हम देश प्रेम कह सकते हैं? कोई भी कार्य, जो छोटे से छोटा कार्य जो देश की विकास में अपना योगदान देता है, वो देश प्रेम है। सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ये काम है सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण और आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा का जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना।
तो ये बहुत से काम हैं जो कि हमारे देश प्रेम का परिचायक हैं। बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी विद्यालयों में, 12th तक के विद्यालयों में हर साल मनाया जाता है। उस दिन ये सेलिब्रेशन होने के बाद बच्चे घर चले जाते हैं, मिठाई वितरण होता है और बच्चे घर चले जाते हैं। पर कुछ बच्चे इस आयोजनों पर नहीं पहुंचते। वो सोचते हैं क्यों जाना वहाँ पर, 2 घंटे बर्बाद होंगे, आराम से सोते हैं, पढ़ के कौन सुबह सुबह जाए। या कुछ लोग सोचते हैं नहीं इतनी देर में तो मैं पढ़ाई कर लूँगा। पर बच्चों, ये बहुत गलत है। जब तक आप 12वीं की कक्षाओं में किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और ऐसा कोई भी आयोजन आपको मिलता है जीवन में, उस पल को खोइए मत, ज़रूर जाइए। क्योंकि ऐसे आयोजन हैं जो आपको आपके देश के लिए आपका छोटा सा योगदान देने में सहायता देंगे। हम एक समय जाकर के विद्यालय में खड़े होके जिस समय अपने देश को सलामी देते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, तो वो बच्चों बड़ा गौरव का समय होता है, बड़े प्राउड मोमेंट होते हैं। इनको कभी मिस मत करिएगा। और यही हमारा देश प्रेम दिखाने का तरीका हो सकता है। अभी यहाँ बच्चों एक प्रश्न, आपका प्रश्न 13 है, जिसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में और भाववाच्य में बदलिए। ये प्रश्न बच्चों हम वाच्य का जो वीडियो पढ़ेंगे उसके साथ हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। क्योंकि जब तक आपने वाच्य पढ़े नहीं हैं तब तक आप इस अभ्यास को करना आपके लिए ठीक नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम वाच्य पढ़ेंगे और इस प्रश्न अभ्यास को उसमें ही देखेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपको कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए बच्चों, और पूरा वीडियो देखिए। कहीं ना समझ में आए तो रिपीट करके देखिए। ओके, गुड बाय।